अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। यस सर। वालेकुम सलाम जी, आ रही है बस। ठीक है। राहिम का ख़ुद का माइक ख़राब है, तो राहिम जस्ट रेज़ योर हैंड इफ़ यू कैन लिसन मी। राहिम, आवाज़ आ रही है? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो राहिम को अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो राहिम बाद में देख लेगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग अपना एआई का पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एआई में हमने किस तरह से वर्किंग करनी है, क्या करना है, थोड़ा सा एक इंट्रो लेंगे और फिर जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एआई बेसिकली क्या है। सिस्टम का अपना कोई ब्रेन नहीं होता। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, नहीं, ब्रेन नहीं है वो कंप्यूटर का। वो सिर्फ लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करता है। वो सिर्फ दो वैल्यूज़ को देख के हाँ या ना का फैसला लेता है। ठीक है। तो ये बात तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, या आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो सीपीयू होता है वो एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता। वो सिर्फ लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करता है, एक प्रोसेसर होता है। ठीक है। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह का जो फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का, उस तरह से वो ब्रेन परफॉर्म करता है। बट वो टोटल ब्रेन नहीं होता। वो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट, जब तक हम उसको नहीं बताएंगे कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है। ये सिर्फ इंसान के पास अभी तक कैपेबिलिटी है दिमाग की, और किसी और चीज़ के पास दुनिया में नहीं है ये कैपेबिलिटी। ना जानवरों के पास भी इतना दिमाग नहीं है जितना हम इंसानों के पास है। ठीक है। तो हमने सिस्टम को बताना है कि किस तरह से आपने जो है वो, मतलब सिस्टम ने हमारे कुछ चीज़ें रिकग्नाइज करनी है। सही है। हम इसको एक पैटर्न देते हैं, वो पैटर्न ये देखता है, उस पर ट्रेन होता है कि हाँ भाई ये पैटर्न अगर आ रहा है तो चीज़ जो प्रेडिक्शन होगी मेरी, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई बीमारी आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट से, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है ना। तो कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ कंडीशंस हैं। वो मैंने ब्लड टेस्ट के वो रिज़ल्ट सिस्टम को प्रोवाइड किए। सिस्टम उन सबको एक इक्वेशन में फीड करेगा, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उससे प्रेडिक्ट करेगा कि ये बीमारी इस बंदे को, जिसके ये ब्लड सैंपल्स हैं, उसको है या नहीं है। ठीक है। वो सारा काम वो एक इक्वेशन के तहत करता है, और वो इक्वेशन हम इसको डिज़ाइन करके देते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। अब एल्गोरिथम बेसिकली क्या है। ये एक, समझ लो, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो जो है वो मैथमेटिकली, या उसको कुछ वैल्यूज़ को फीड करके जिसका रिज़ल्ट चेंज होता है। ठीक है। तो वो रिज़ल्ट जो है वो उससे प्रिडिक्ट करता है कि आया जो ऑब्जेक्ट हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, जो प्रिडिक्शन हम अपने मॉडल से करवाना चाह रहे हैं, एआई से करवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ उस चीज़ में मौजूद है, उस ऑब्जेक्ट में मौजूद है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एआई पे जाने से पहले, अभी तक जो भी हम काम करते हुए आए थे वो हम एक सिंगल पाइथन के वर्जन पे कर रहे थे। ठीक है। लेकिन हमने अभी तक कोई लाइब्रेरी भी यूज़ नहीं करी थी। हमने जो सिस्टम की बिल्टन लाइब्रेरीज़ हैं उसी पे काम किया था। ठीक है। लेकिन अब जो है वो हम कुछ लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल कर रहे होंगे, लाइब्रेरीज़ पे भी वर्किंग कर रहे होंगे एआई के अंदर। क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम स्क्रैच से कोई मॉडल जनरेट करें, और ना हमारे पास हमारा हार्डवेयर इतना सपोर्टेड है कि हम कोई स्क्रैच से
कोई एआई मॉडल जनरेट करने। छोटा मोटा मॉडल तो हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से एक बड़े लेवल का मॉडल हम लोग अपने इन सिस्टम से जनरेट नहीं कर सकते। और मैं तो जो है वो इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमिंग भी चल रही होती है, रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है, तो मेरा प्रोसेसर वैसे ही जो है वो आधा मरा हुआ होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट पाइथन के वर्जन्स हमने इंस्टॉल करने हैं और किस तरह से डिफरेंट पाइथन के वर्जन्स को, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे और उसमें पाइथन को नीड है 3.12 वर्जन की पाइथन के, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले रहे हो वो 3.12 पे वर्क ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको चाहिए 3.10, या मिसाल के तौर पे 2 साल बाद अगर करते हो तो 3.12 अभी है, अभी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया 3.12 की उसकी नीड है, आपने कर दिया, 2 साल बाद आने वाला प्रोजेक्ट 3.12 पे तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हम अपने सिस्टम में मल्टीपल पाइथन के वर्जन्स किस तरह से इंस्टॉल करेंगे वो हम लोग देखेंगे, और किस तरह से जो है हम उस पर मज़ीद वर्किंग करेंगे वो हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास करंटली सिस्टम में कोई भी पाइथन का वर्जन नहीं है, कोई भी पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, जो भी वर्किंग हम कर रहे थे वो मैंने सब रिमूव कर दी है। इस सिस्टम में पाइथन अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पाइथन के वर्जन्स हैं, ये बेसिकली मैंने 4 वर्जन्स ले लिए हैं। एक है 3.12.4, एक है 3.9.12, एक है 10.11 और एक है ये 3.11.9, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इन 2 वर्जन्स को मैं अभी साइड पे कर देता हूँ। अभी हम जो वर्जन्स इंस्टॉल कर रहे हैं, इस वाले को साइड पे कर, अभी हम ये 2 वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। एक है 3.12.4 और जो अभी तक का सबसे रीसेंट है 3.5 आने वाला, 12.5 आने वाला है, बट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। प्री रिलीज़ शायद आप लोगों को उसका मिल जाए, बट रिलीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। और 3.9.12, ये 2 वर्जन्स हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पहले कोई सा भी एक वर्जन आपने डबल क्लिक किया, जिस तरह से सेटअप उसका आप रन करते हो, सही है। यूड एडमिन प्रिविलेजेस पे चेक लगा दो, ऐड टू पाथ कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पाइथन EXE को सिस्टम एनवायरनमेंट के पाथ में सेव कर देगा ताकि हम इसको किसी भी शेल से रन कर सकें इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। डिपेंडिंग ऑन योर पीसी ये थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, थोड़ा कम टाइम भी ले सकता है, मतलब और जल्दी भी हो सकता है, ये थोड़ा और स्लो भी हो सकता है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद दूसरा वाला वर्जन मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो मेरे पास जो पाइथन का लॉन्चर है वो प्री इंस्टॉल्ड है, तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल लॉन्चर का ऑप्शन नहीं मिल रहा। मैंने इसको डायरेक्ट ऐड टू पाथ किया क्योंकि मैं ये भी चाह रहा हूँ कि 3.9 भी मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ किसी भी शेल से। तो मैंने इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। जितनी देर ये इंस्टॉल हो रहा है हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं अपना।
ताकि हम उसको चेक कर सकें। ठीक है, अब मेरे पास दो वर्जन्स हैं, एक है पाइथन 3.12 और एक है पाइथन 3.9। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर में लिखता हूँ पाइथन और इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे रीसेंट पाइथन का वर्जन आपके पास होगा, जब भी आप पाइथन लिखोगे ये वो लोड करके आपको शो कर देगा। ठीक है, अब इस पे जो भी काम हमने करना है, मिसाल के तौर पे ठीक है, तो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया इसने, तो ये उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, बट अगर मुझे कोई दूसरा वर्जन इसको इनेबल करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ पाई लिख के इसको रन करूं, तो अभी भी इसने सबसे रीसेंट वर्जन जो है वो 3.12.4 वो मुझे ओपन करके दे दिया। ठीक है, बट मुझे जो है वो 3.12.4 नहीं, मुझे 3.9 एक्टिव करवाना है अपने शेल में, अपने ये कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा पाई, स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद डैश, और डैश के साथ पाइथन का वर्जन। सही है, अब ये पाइथन का वर्जन जो हमारे पास आता है वो आता है 3 पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मतलब में तीन वैल्यूज़ होती हैं इसमें पॉइंट्स की, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग की दो वैल्यूज़ लिखनी है। मिसाल के तौर पे 3.9 और मैंने इंटर प्रेस किया, तो मेरे पास देखो यहाँ पे पाइथन 3.9.12 ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे पाइथन 3.12 ओपन करना है, तो मैं जो है वो लिखूँगा पाई 3.12, इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास पाइथन 3.12.4 एक्टिव हो गया। अब मुझे इस पर जो भी वर्क करना है वो मैं कर सकता हूँ। लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पिप कमांड यूज़ करनी होती है। सही है, तो मैंने इसको एग्ज़िट कर देते हैं और हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और फिर मैं आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह से सेटअप करना है और क्या होता है उसका काम, और लाइब्रेरीज़ किस तरह से इंस्टॉल करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ से मैंने VS कोड एप्लीकेशन अपनी ओपन कर ली। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर आप अपने पीसी में, एक मिनट रुको ज़रा, ठीक है, अब अगर आप अपने पीसी में प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट पी, नीचे आपको शॉर्टकट की दिख गई होगी, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करके आप लिखो पाइथन कॉलन साइन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, इस पर क्लिक करो। तो अब ये जितने भी वर्जन्स आपके पास पाइथन के इंस्टॉल हुए हुए होंगे वो सारे वर्जन्स यहाँ पे शो कर देगा। सही है, अब मेरे पास जो है वो दो पाइथन के वर्जन्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है 3.12.4 जो कि 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए है, और फिर आ रहा है 3.9.12, ये भी 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए है। ठीक है, तो अब मुझे इसमें से जो भी वो सिलेक्ट करना है पाइथन का, एक देखो, एक ये मुझे दिखा रहा है रिकमेंडेड, जो सबसे रीसेंट वाला होगा वो ऑब्वियस रिकमेंडेड देगा ये मुझे। ठीक है, और एक ग्लोबल दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से रिकमेंडेड वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ग्लोबल वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है। जो भी पाइथन का वर्जन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इसके टर्मिनल में वो वर्जन सेव हो जाएगा आपका। न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। ठीक है,
अच्छा, और यहाँ पे देखो अगर मैं कोई पाइथन की फाइल ओपन कर रहा हूँ, एडिट मोड में ला रहा हूँ, सही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास वो पाइथन का वर्जन ऑटोमेटिकली शो हो रहा है बिल्कुल। मैं शायद बीच में आ रहा हूँ आप लोगों के, एक मिनट रुको। ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है कि पाइथन का कौन सा वर्जन इस फोल्डर में चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को वर्जन भी नज़र आता रहे और मैं भी ज़्यादा ऊपर ना हो जाऊँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या, अब मिसाल के तौर पे मैंने फिर से किया कंट्रोल शिफ्ट पी, सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, और यहाँ से मैंने दूसरा इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लिया। तो देखो अभी नीचे जो है पहले 3.12.4 आ रहा था, अब 3.9.12 आ गया। ठीक है, ये पाइथन अभी इस पे वर्किंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाइथन, अच्छा पाइथन मैं लिखूँगा तो इसमें भी ज़ाहिर है ये पावर शेल की तरह वर्क कर रहा है अभी टर्मिनल मेरा, तो इसमें भी वो आ रहा है। उसके लिए हमें पहले जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने का क्या तरीका है वो देख लो। पाइथन, सही है, जो भी आपको वर्जन चाहिए वो उस वर्जन के साथ आप लिख लो। ठीक है, डैश एम स्पेस, अब क्या है, अब जो है वो हमने क्रिएट करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। जूम होता है ये, ठीक है, हमने क्रिएट करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए हमने लिखा VENV। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देके हमने जो भी हमारे इन्वायरमेंट का नाम है वो इन्वायरमेंट का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे पाई AI। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट का नाम है। इंटर प्रेस किया मैंने, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड को पता चल गया कि मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इसको यस कर दिया। यस किया तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट होना शुरू हो गया और ये फ़ोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें कौन सा वर्जन अभी मुझे शो कर रहा है, वो मुझे शो कर रहा है 3.12.4। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्जन मेंशन नहीं किया था। अगर मैं वर्जन मेंशन कर देता तो वो उस पाइथन पे चला जाता। ठीक है, अब ये मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं 3.12.4 में कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पिप, सॉरी, टर्मिनल में लिखा मैंने पिप इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है, मैंने कहा पाई सीरियल की एक लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर दो। ठीक है, अभी देखो अभी क्या काम हो रहा है। अभी मैंने 3.12.4 जो है वो एक्टिव किया हुआ है और मैंने इसको एंटर किया। ये पूरी लाइव इंस्टॉलेशन रन करेगा। अच्छा, मेरे पास एंटीवायरस डला हुआ है तो वो उसको कोई भी पिप कमांड होती है फर्स्ट टाइम जो रन होती है तो वो उसको वायरस लगती है। ठीक है, अब ये उसको समझ में आ गया कि ये वायरस नहीं है, तो इसने मुझे जो है वो पिप पाई सीरियल 3.5 जो है वो इंस्टॉल करके दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं अपने टर्मिनल में आऊँ और टर्मिनल में यहाँ पे लाके मैं लिखूँ पाइथन 3.12.4 में मैंने इंस्टॉल किया था, 3.12.4 मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने कर दिया इंपोर्ट सीरियल, इंटर किया तो देखो इसको यहाँ पे सीरियल जो है वो मुझे नहीं मिला। सीरियल का इसने मुझे एरर दे दिया। इसको क्लोज करके एक दफ़ा दोबारा ओपन कर देते हैं।
थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, ठीक है। इंपोर्ट सीरियल, क्या ट्रेसबैक दे रहा है उसको, वो फाइल नो मॉड्यूल नेम सीरियल उसको मिला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँगा अपने 12.3.4 को, हाँ क्यों भाई, अच्छा एक काम करते हैं, मल्टीपल वर्जन्स पे काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा ओके, मसला ये हुआ है कि मसला जब मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर को, तो मैंने जो है वो 3.9 सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। और मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो उसमें बना लिया, बट मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव नहीं किया था। तो ये जो इंस्टॉल हुई है लाइब्रेरी मेरी, ये इंस्टॉल हुई है कहाँ पे, ये इंस्टॉल हुई है 3.9 में, ठीक है। तो अगर मैं 3.9 में आके यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो ये 3.9 तो इसको एक्टिव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं 3.9 में उसको चेक करूँ, इसका टर्मिनल मुझे जो है ना वो इन्वायरमेंट दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करते हैं और टर्मिनल एक्टिव करके इन्वायरमेंट बना लेते हैं 3.9 में। पाई 39 के नाम से मैंने बना लिया इन्वायरमेंट एक, ठीक है। ये रेडी हो गया मेरा इन्वायरमेंट, यहाँ पे फोल्डर भी बनकर आ गया। अब देखो, अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मेरा सीरियल इंपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सीरियल की लाइब्रेरी मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये प्रिंट डन की कमांड इसको मुझे देनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब इसको मुझे डन की कमांड देनी चाहिए, इसने मुझे डन की कमांड दे दी। यहाँ पे देखो डन लिखा हुआ आगे, इसका मतलब क्या है, इसने ये चीज़ इंपोर्ट करी और नेक्स्ट लाइन पे चला गया, अदरवाइज़ ये मुझे इसी पे एरर दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे अब डन की कमांड आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मिसाल के तौर पे जब हम इन्वायरमेंट पे काम कर रहे होते हैं, मेरे पास दो वर्जन्स हैं, पाइथन 3.12 और पाइथन 3.9, ठीक है। लेकिन एक प्रोजेक्ट में मेरे पास 6 लाइब्रेरीज़ हैं, एक प्रोजेक्ट में मेरे पास 2 लाइब्रेरीज़ हैं, एक प्रोजेक्ट में मेरे पास एक भी लाइब्रेरी नहीं है, और ये तीनों प्रोजेक्ट्स मैं पाइथन 3.9 पे चला रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एक सिलेक्टेड प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज़ है ना, वो उसी के साथ सेव रहें, ताकि जब मैं उसको एक्सपोर्ट करूँ या उसको डिप्लॉय की तरफ लेके जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो देखने में कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ इसमें इंस्टॉल हैं, कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट और उसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल किस तरह से करोगे आप, एक्टिव करना चाहो आप इसको डायरेक्ट एक्टिव कर सकते हो। एक चीज़ पहले मैं इसको जो ये हमारी पाई सीरियल है इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं ग्लोबल में से, पिप इंस्टॉल अनइंस्टॉल पाई सीरियल, ठीक है। फिर क्योंकि मैंने अब अनइंस्टॉल की कमांड चलाई है, वो उसको फिर वायरस लगेगा। INSTALL
कमांड तो सही लिखी है मैंने, फिर क्या इशू आ रहा भाई? यहाँ से देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से हम पिप भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल, जैसे हमने जो है वो यूज़ किया पाइथन को चेंज करने के लिए डैश के साथ वर्जन लिखा उसका, और पिप को चेंज करने के लिए हम जो है वो डायरेक्ट पिप विदाउट स्पेस वर्जन मेंशन करके कि हम उस वर्जन की बात कर रहे हैं, उसमें जो है वो पाई सीरियल है उसको अनइंस्टॉल कर दो। कंफर्मेशन लेगा, यस कर दो, यस के लिए वाई इंटर प्रेस किया, पाई सीरियल सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गया। स्पेलिंग में ही मैं कुछ एरर, ओके, मैं यहाँ पे देखो अनइंस्टॉल कर रहा था, एन खा गया था मैं यहाँ पे बीच में था अनइंस्टॉल के, तो इस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अब मुझे जो है मैं चाह रहा हूँ पाई सीरियल मेरे पास सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट विंडो मेरी अभी ओपन हुई हुई है इसी में आए, और बाकी 3.9 में एक्चुअल में ना आए। ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सिलेक्ट इंटरप्रेटर पे जाके और वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आपने क्रिएट किया था, अच्छा यहाँ से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल एनवायरनमेंट, बट हमने जो कमांड के थ्रू क्रिएट किया था उस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट को ले लो। देखो हमारे पास दो वर्जन्स हैं, 3.12 और 3.9। ठीक है, लेकिन एक और ये यहाँ पे 3.9 आ रहा है जिस पे लिखा हुआ पाई 39, और ये है वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे बना हुआ देखो फोल्डर। तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके अब अगर मैं इसको करूँ, अब देखो नीचे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट सिलेक्टेड है। तो अब अगर मैं करूँ पिप इंस्टॉल पाई सीरियल, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ पाई 3.9 एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो 3.9 में मैंने इंस्टॉल तो किया है बट मेरे पास लाइब्रेरी यहाँ पे फाउंड नहीं हो रही। वो क्यों यहाँ पे फाउंड नहीं हो रही? क्योंकि जो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो लाइब्रेरी उसमें सेव हुई है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो देखो मेरे पास डन लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? लाइब्रेरी तो मेरी इंस्टॉल हुई है, लेकिन कहाँ इंस्टॉल हुई है? इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो अब मुझे कभी भी इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है, मुझे इसका पाइथन का वर्जन पता है 3.9, ठीक है, और मुझे इसकी लाइब्रेरीज अलग से पता है कि इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई हैं। तो मैं वो सारी लाइब्रेरीज एक साथ लेके जा सकता हूँ। सबको यहाँ पे देखो लाइब्रेरीज सारी जितनी भी, ये जैसे सीरियल हमने इंपोर्ट करी थी अभी, तो सीरियल यहाँ पर आ रही है, पाई सीरियल और सीरियल। ठीक है। तो ये इस तरह से सारी लाइब्रेरीज उसमें एक जगह पे स्टोर होती रहेंगी आपके फोल्डर के अंदर ही। ठीक है। मेन जो आपका पाइथन है वो वैसे ही रहेगा, ताकि अगर आपका ये प्रोजेक्ट करप्ट होता है तो सिर्फ ये प्रोजेक्ट जाए और इसकी लाइब्रेरीज जाएं, बाकी के प्रोजेक्ट्स को कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है। बाकी के प्रोजेक्ट्स में अगर मतलब अगर हम एक ग्लोबल उसी इन्वायरमेंट में ही सेव कर रहे होंगे, जो हमारी मेन पाइथन 3.9 है उसी में सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो जब बाद में हम लोग वर्किंग कर रहे होंगे उसको डिप्लॉय करने के लिए, उसको जो है या करप्ट हो जाता है वो, तो हमें पूरा जो है वो अपना 3.9 को अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसमें वो सारी लाइब्रेरीज जो है वो दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक, इस पॉइंट तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आप जो कमांड विंडो खोल रहे हैं वो कौन से फोल्डर से खोल रहे हैं? ये इसी के फोल्डर से खुलेगी ना? देखो है कि नहीं?
मैं जो कमांड फोल्डर ये कमांड विंडो खोल रहा हूँ, ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आप CMD लिख के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, ये वो हम्म। कमांड विंडो है, वो टर्मिनल है आपका। ठीक है। और जो ये विजुअल स्टूडियो में है, ये विजुअल स्टूडियो में भी जैसे आप रन करते हो, ये वाली जो है ये उसी फोल्डर की है जिसमें जो है वो हाँ, हमारा ये तो उसी वर्किंग का हो रही है। टर्मिनल है, वो तो ऑटोमेटिकली उसी का टर्मिनल खोल के लाएगा जो चल रहा है। बट जो आप ठीक है। सीएमडी खोल रहे हैं, सी वो एम डी सी एम सीएमडी डी आप बाय नॉर्मली डिफ़ॉल्ट खोल। डेस्कटॉप डेस्कटॉप का जो यूज़र का जो ऑफिशियल वो होता है ना, हम्म। रूट, तो ये वहाँ पे खुलती है। जैसे मेरे पास यूज़र रूट है जी जी, PMLS। तो आप उसी पे ठीक यूज़ है। कर रहे हाँ, तो ये मैं उसी पे यूज़ कर रहा हूँ। हैं। अच्छा अच्छा। बेसिक काम मेरा यही है कि मुझे देखना है कि मेरे जो पाइथन है उसमें जो लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर रहा हूँ वो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते CMD वाले उसको। CMD पे भी अगर आप खोल रहे हो तो आप उस डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाओ और फिर जाके जो है वो वर्किंग करो। ये इससे बेहतर है कि आप जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ही वर्क कर लो टर्मिनल खोल के, तो ये डायरेक्ट आपको उसी फोल्डर पे खोल देगा। या जिस फोल्डर में आपने जाना है उस पर राइट क्लिक करके भी आप ओपन टर्मिनल कर सकते हो, तो वो डायरेक्ट जो है वो टर्मिनल वहीं से ही रन करेगा। नहीं तो आपको चेंज डायरेक्टरी और वो सब करके जाना पड़ता है। अच्छा, शरीफ पूछ रहे हैं, शरीफ बता रहे हैं, हमजा ने पूछा था सर आपने शॉर्टकट के लिए क्या बताया था, Ctrl+Shift+P। ठीक है, Ctrl+Shift+P प्रेस करोगे तो ये जो सिलेक्ट इंटरप्रेटर वाली विंडो अच्छा मेरे में तो टॉप पे ही आ रहा है क्योंकि मैंने रिसेंटली यूज़ को इनेबल किया हुआ है। हो सकता है आपके में ये टॉप पे ना आ रहा हो, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा पाइथन :साइन स्पेस सेलेक्ट लिखोगे तो ये आ जाएगा। सही है। और हमजा पूछ रहे हैं सर पाइथन को कैसे खोलेंगे, वापस बता दें ये। ठीक है, ये बता दिया मैंने हमजा। क्लियर है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन। विजुअल जी। स्टूडियो कोड जब आपने इंस्टॉल किया था तो उसमें कोई वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस, हाँ एक्सटेंशंस डाली थी? मैंने एक्सटेंशन डाली थी, ये आपको पुरानी क्लासेस में मिल जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे पाइथन की एक एक्सटेंशन डाली थी। सही है। आप इसको यहाँ पे पाइथन लिख के सर्च करो। ठीक है। हाँ वो तो जो सही है। एक्सटेंशंस आएंगी उसमें से मैंने सबसे टॉप पे जो आ रही थी वो एक्सटेंशन डाली थी, ये वाली। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम लोग जो है वो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर एक जो है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और वो लाइब्रेरी कौन सी है? ठीक है, वो लाइब्रेरी है हमारी ओपन सीवी। ठीक है। अच्छा, कुछ लाइब्रेरीज़ का नाम कुछ और होता है और उनकी पिप कमांड कुछ और होती है, तो वो भी आप नेट से चेक कर सकते हो। नेट से किस तरह से चेक करोगे? नेट से कैसे चेक करोगे, अब देख लो स्क्रीन पे। आपने लिखना है उस लाइब्रेरी का नाम, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ओपन सीवी करनी है, और उसके आगे स्पेस दे के पिप। ठीक है। फर्स्ट आपकी कमांड आ जाएगी पाई की, और उस पर जो है वो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पिप का कोड, पूरा का पूरा कोड एज इट इज़ आपको दिख जाएगा। आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और जाके अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। इंटर प्रेस करो। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई। अच्छा देखो, जब हम इंपोर्ट करते हैं ना किसी लाइब्रेरी का, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब हम किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो उस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी लाइब्रेरी में से कोई पर्टिकुलर फंक्शन ही कॉल करवाते हैं, तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं फ्रॉम जो भी लाइब्रेरी का नाम है वो, और फिर इंपोर्ट और वो पर्टिकुलर फंक्शन।
ठीक है, तो ये सिंटैक्स भी आपको देखने को मिलेगा आगे चल के, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसमें भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, ये क्लियर है। ये हमारे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। सही है, इसने कुछ अपने जो मज़ीद पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल कर लिए, जिसमें नमपाई है और भी डिफरेंट पैकेजेस हैं, वो सारे इसने इंस्टॉल कर लिए। नीचे मुझे ये वार्निंग एरर दे रहा है कि भाई पाइथन जो है वो वर्जन 22.0.4 है, हाउएवर नो वर्जन इज़ अवेलेबल। 24.1.2 अवेलेबल है, बट मैं अभी इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ। इसने मुझे बताया हुआ भी है कि ये अपडेट कमांड है इसकी, ये आप रन कर लो तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, बट मुझे अभी नीड नहीं है इसकी। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हम अभी वर्किंग करेंगे। सही है, इस फाइल का मैंने नाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिकली तो हम इसको cv2 cam.py, ठीक है, cv2 cam.py के नाम से मैंने ये फ़ाइल इंपोर्ट कर ली। टर्मिनल में यहाँ से हटा रहा हूँ इसका अभी, ताकि हमें ज़्यादा जगह मिल जाए वर्किंग करने के लिए, और इसको भी क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसमें सेक्शंस डिफ़ाइन कर लेने हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमारा होता है इंपोर्ट का सेक्शन, ठीक है, उसके बाद होता है हमारा डिक्लेरेशंस, ठीक है, और फिर हमारा जो भी कोड होता है वो हमारा कोड या फंक्शंस आते हैं। ठीक है, इन सेक्शंस से फ़ायदा क्या होता है, जब आप प्रोग्रामिंग मतलब कर रहे होते हो, आपने मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम किसी और बंदे ने उस पर अब वर्किंग करनी है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। उसको पता होगा अच्छा चीज़ें इंपोर्ट हुई हुई हैं तो बिल्कुल टॉप पे हुई होंगी, लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट, कुछ डिक्लेरेशन है तो मिडिल में। बाज़ काद हम लोग जो है वो कोड के बीच में भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, चीज़ों को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो वो इशू नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि एक पैटर्न में हो डेटा, ताकि जब प्रॉपर वर्किंग कर रहे हो तो फिर मसला ना हो, आपको ख़ुद अपना प्रोग्राम समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम कर लेंगे इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है हमने, हमने इंपोर्ट करना है cv2। cv2 बेसिकली क्या है, cv2 ओपन cv का समझ लो एक कमांड है जो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इसकी लाइब्रेरी का एक्चुअल नेम cv2 है, ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि वेब कैम को किस तरह से, वेब कैम का रिज़ल्ट हम अपनी स्क्रीन पे शो करवाएं। क्योंकि हम जो सबसे पहले जो काम करेंगे वो हम करेंगे डिटेक्शन का, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। तो वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कैमरा सेंसर है वो वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ओपन सीवी को इंपोर्ट कर लिया। ओपन सीवी को इंपोर्ट करने के बाद हम एक चीज़ इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कैमरा। कैमरा किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे हम, कैमरा इज़ इक्वल्स टू cv2 डॉट वीडियो कैप्चर, सही है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पीसी में कितने कैमरा डिवाइसेस या स्कैनर्स वगैरह कनेक्ट हैं, ठीक है। जनरली अगर कोई डिवाइसेस कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक आपका लैपटॉप कनेक्ट है या सिर्फ एक कैमरा कनेक्ट है, तो आप ज़ीरो यूज़ कर सकते हो। बट मेरे पास यहाँ पे मेरा साउंड कार्ड एक्टिव है, मेरे पास एक स्कैनर भी लगा हुआ है, मेरे पास कैमरा भी लगा हुआ है। मेरे पास एक्चुअली दो कैमरे, एक इस लैपटॉप का बिल्ट इन कैमरा है और एक जो कैमरा जिससे आप लोग मुझे अभी देख रहे हो वो कैमरा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको ख़ुद से चेक करनी पड़ेगी। ये बेसिकली पोर्ट नंबर होता है 0 1 2 3 कि किस पोर्ट में जो है वो कैमरा आपका अटैच्ड है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ और फिर चेक करेंगे, अगर कोई एरर आया तो उस नंबर को हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने आके
एक लूप चलाना है। लूप किस तरह से हम चलाएंगे, लूप का क्या काम होगा? लूप का काम बेसिकली ये होगा कि जब तक कैमरा का जो आउटपुट है वो ये रिसीव कर रहा है, उसको स्क्रीन पे शो करता रहे। कैमरा से रिसीव करे, स्क्रीन पे शो करे, रिसीव करे, शो करे, रिसीव करे, शो करे। ठीक है, तो ये इस तरह से एक वीडियो की सूरत में वो फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो हमारी स्क्रीन पे चलेगा। तो हमने यहाँ पे लूप लगाया वाइल का। वाइल क्या, कोई क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर तो है नहीं, तो वाइल ट्रू, जब तक ट्रू हो। ठीक है, जब तक ट्रू हो तब तक ये काम चलता रहे। क्या चलता रहे? सबसे पहले तो हमने इस कैमरा, ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है अभी कैम का, इसको हमको रीड करना है। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? बेसिकली इसमें दो पैरामीटर्स रिटर्न होते हैं, सही है। पहले वाले की हमें नीड नहीं है, तो या तो हम ये इस तरह से अंडरस्कोर का सिंबल लगा के उसको इग्नोर कर सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल नेम दे के उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो हमारे काम का है। दूसरे पैरामीटर को हमने नाम दे दिया फ्रेम। ठीक है, इज इक्वल्स टू दिया। इज इक्वल्स टू देने के बाद जो हमने पहले ऊपर ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ था, ये ऑब्जेक्ट लिया कैम, और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं? इसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं रीड की। ठीक है, कैम डॉट रीड। अब क्या करेगा हमारा, ये इन्फिनिट लूप हो गया ना, ये तो ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। सही है, तो ये इन्फिनिट लूप हमारा क्या कर रहा है, ये सबसे पहले उस कैमरा के जो दो वेरिएबल हैं उनको रीड कर रहा है, पहले वाले को इग्नोर कर रहा है और दूसरे वाले को फ्रेम में स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर क्या, फिर अब हम यूज़ करेंगे CV2 की एक और प्रॉपर्टी जो है IM शो। ये वो विंडो शो करेगी जहाँ पे हमें स्क्रीन पे नज़र आएगी। ठीक है, इसका मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब इसमें दो चीज़ें, पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ मुझे इसमें डिफ़ाइन करनी है उस विंडो का नाम। ठीक है, आप कोई भी विंडो ओपन करते हो उसका एक नाम आ रहा होता है ना। फॉर एग्जांपल अभी हमने टर्मिनल रन किया था, सही है, या मिसाल के तौर पे वर्ड मैं रन करता हूँ, वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ गया, तो यहाँ पे देखो टॉप पे वर्ड document1 वर्ड, ये एक नाम आ रहा है। तो कोई भी विंडो जब आप ओपन करते हो तो उसका एक नाम होता है, तो वो नाम हम यहाँ पे दे देंगे। मिसाल के तौर पे हमने दे दिया इसको कैमरा। ठीक है, कॉमा लगाया। सेकंड पैरामीटर क्या है कि उस कैमरा की विंडो में क्या चीज़ शो करनी है। तो यहाँ पे हमने कैमरा रीड किया था ना फ्रेम में, तो यहाँ पे हम फ्रेम शो करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब फ्रेम हमने शो करवा दिया। अब जब तक जो है वो भाई क्योंकि ये एक लूप चल रहा है, कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है वो हमारा कैमरा रीड करेगा फ्रेम और उसको शो करेगा, फिर रीड करेगा, फिर शो करेगा, फिर रीड करेगा, फिर शो करेगा, फिर रीड करेगा, फिर शो करेगा, और वो हर दफ़ा एक न्यू विंडो ओपन करेगा। सही है, यह उसी विंडो को रिफ़्रेश करेगा। लेकिन जैसे ही हम उस विंडो को क्लोज करेंगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी हमें। डिकोड मैंने पहले कर लिया, बता मैं आप लोगों को रहा हूँ कि प्रॉब्लम हमें क्या आएगी। प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि हमने मिसाल के तौर पे ये विंडो ओपन हुई हुई है ना मेरे पास, ये विंडो ओपन है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया ना तो ये बंद हो गई, लेकिन अगर ये लूप में होगी तो ये फिर से ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने लूप तो एंड नहीं किया ना अभी तक। तो इसलिए हमें पहले इसको फ्रेम को एक अच्छे तरीके से एग्जिट करना होगा कि ये लूप जो है वो बिल्कुल आराम से सुकून से एग्जिट हो जाए, कंटिन्यूसली चलता ना रहे, और हो ये यूज़र इनपुट से ही, ताकि काम हमारा ख़राब ना हो। देखो अभी अगर मैं रन करके इसको दिखाऊं तो हो सकता है सिस्टम क्रैश हो जाए, बट ट्राई करते हैं कि क्या होगा। सही है, इसको मैंने किया रन।
सही है। आई थिंक मेरा सिस्टम क्रैश हो गया है, क्योंकि इसका देखो माउस जो है वो विंडो के ऊपर देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया, कैमरा विंडो नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब क्या करना है, वही चीज़, इसको पहले जो है वो हमने एक डिसेंट वे में इस लूप से एग्ज़िट करना है। तो इस लूप से एग्ज़िट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ की कंडीशन कि इफ़, ठीक है। अच्छा, CV2 हमें जो है वो यूज़र इनपुट का भी ऑप्शन देती है। तो इफ़ CV2 डॉट वेट की, ठीक है, मतलब वेट की अगर ट्रू हो, सही है, और बराबर हो किसके, क्यू के ऑर्डिनेट्स के, ठीक है, तो क्या करे, ब्रेक कर दे। ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट ये कमांड आपकी इस तरह से रन नहीं करेगी, क्योंकि क्यू के जो ऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये हेक्सा कोड्स में आते हैं। हेक्सा कोड्स किस तरह से लिखते हैं, 0x FFF समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये आपको देता है बेसिकली 0x के बाद 6 डिजिट का 6 हेक्सा कोड की वैल्यू हमारे पास होती है। तो वो जैसे FF01 सब हर उसका अलग कोड होता है। तो हमने क्या करना है, ये जो क्यू है ये रिटर्न करेगा हमें 4, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे एक एंड, और उसके बाद दे देंगे 0xFF। ठीक है, तो अब ये जो हमारा हेक्सा कोड है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद हमने क्या करना है, जो कैमरा हमने लॉक किया हुआ है अभी इस काम के लिए कि रीड अ फ्रेम शो अ फ्रेम, रीड अ फ्रेम शो अ फ्रेम, ये जो काम हो रहा है, तो इसके लिए जो हमने कैमरा लॉक किया हुआ है उसको हमने लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक हो गया है यहाँ पे। तो लूप से बाहर आके हमने उसको कर देना है कैम डॉट रिलीज। ठीक है, क्या किया हमने कोड में, हमने CV2 इंपोर्ट किया। CV2 इंपोर्ट करने के बाद एक कैमरा का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, जो वीडियो कैप्चर 1, यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको जो है वो फर्स्ट पैरामीटर को उसके इग्नोर किया, और सेकंड को रीड करके फ्रेम के ऑब्जेक्ट में वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने जो है वो CV2.im शो विंडो का नाम डिफ़ाइन किया है कैमरा, और क्या चीज़ उस विंडो में शो करनी है वो डिफ़ाइन किया फ्रेम। फिर उसको एग्ज़िट करने के लिए हमने बता दिए कि भाई वेट की चेक करो, अगर उसके ऑर्डिनेट्स जो है वो क्यों है तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और लास्ट में हमने कैमरे को अपने रिलीज़ कर दिया कि जैसे ही लूप ब्रेक हो कैमरा रिलीज़ हो जाए हमारा, ताकि हम उसको कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर में या किसी और प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। तो इसको मैंने रन किया, देखो ये मेरा कैमरा चल गया, स्क्रीन पर आप लोगों को मैं नज़र आ रहा हूँ। ठीक है, अब एक मेरा ये कैम है जिस पे मैंने अभी हाथ रखा, और एक कैमरा से आप लोग मुझे देख रहे हो। ठीक है, और अगर मुझे एग्ज़िट करना है तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड में क्यू की प्रेस करूँगा, और विंडो मेरी जो एक्टिव है वो एग्ज़िट हो जाएगी। ठीक है, हमज़ा कुछ पूछ रहा है, अच्छा ये पहले वाला ही है, सही है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया है क्या किया हमने। अब फिर से देखो, इसको फिर से थोड़ा सा समझ लो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले CV2 इंपोर्ट किया। CV2 इंपोर्ट करने के बाद हमने कैमरा डिफ़ाइन किया, वीडियो कैप्चर 1। अगर मैं इसमें ज़ीरो लिख दूंगा तो देखो क्या होगा, मैंने इसमें ज़ीरो लिखा तो इसने मुझे एरर दे देना चाहिए इसको। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया।
क्योंकि मेरा जो है ना वो कैमरा ऑलरेडी कहीं यूज़ हो रहा है अभी, वो ज़ीरो वाला, तो इसलिए इसने मुझे एरर दे दिया। अदरवाइज़ अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा कोई तो वो उसको रन कर देगा। ठीक है, ये इसने रन कर दिया। अब ये जो रीड, अच्छा देखो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, तो वो दोबारा ओपन हो रही है विंडो। क्यों दोबारा ओपन हो रही है? क्योंकि ये कंटिन्यूस लूप चल रहा है एक, सही है ना। वो क्लोज से मैं क्लोज नहीं कर सकता, जब तक मैं इस विंडो पे क्यू प्रेस नहीं करूँगा ये विंडो क्लोज नहीं होगी, क्योंकि लूप कंटिन्यूस चले जा रहा है। लूप ब्रेक ही इस पोजीशन पे होगा, और अगर लूप में यहाँ पे ब्रेक कर दूँ कहीं पे विदाउट इफ, तो वो फिर एक ही फ्रेम शो करेगा, वो कंटिन्यूस उसको फ्रेम को शो नहीं करेगा। ठीक है, और फिर कैमरे को रिलीज भी करना है ताकि कहीं और भी यूज़ कर सकूँ। जी उस्मान। सर ये सिर्फ क्यू के ऑर्डिनेट्स के लिए 0xFF यूज़ किया आपने, या ये कमांड है कि वो रीड करता है ये क्यू को, किसी भी उसको? हेक्सा कोड की कमांड है। आप क्यू की जगह कोई और लेटर भी लगा के चेक कर लो। मिसाल के राइट। तौर पे पी लगा लिया मैंने, रन किया इसको, सही है। ये मैंने पी दबाया और ये क्लोज हो गई विंडो। हाँ, ये हमजा एक तरह से स्टैंडर्ड ही है। आप अगर नेट पे चेक करो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, सही है ना। ये 0xFF एंड समथिंग कोड कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो कलर कोड आ गए हेक्सा कोड में, बाकी नंबर्स और कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस तरह से आते हैं। ये देखो हेक्साडेसिमल कहा जाता है बेसिकली इस तरह के उसको। और ये कोई भी प्रोग्राम जब आप पता नहीं मुझे आप लोगों ने यूज़ किया है या नहीं किया, गेम्स तो आप सभी खेलते होगे, एक चीट इंजन नाम का एक सॉफ्टवेयर है। यस सर, यूज़ किया है। तो उसमें भी जो है ना वो इस तरह के कोड्स लिख के आप अपने जो यस सर। गेम है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, मोड्स उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग ज़रा इसको एक दफ़ा, अगर सिस्टम सबके पास अवेलेबल हैं तो इस कोड को प्रैक्टिस कर लो। सही है, कोड ये मैं चैट पे ही डाल देता हूँ या मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ग्रुप से कोड उठा लो। ये इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर कोई एरर आ रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पाइथन 3.9.12 वर्जन मैंने यूज़ किया हुआ है। 3.12 भी चल जाएगा, बट आपको जो वो है उसका ओपन सीवी, उसका वर्जन कुछ और जो है वो डाउनलोड होगा। फिर वो पाइथन के हिसाब से वो जब आप पिप कमांड लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, ये कोड मैं डाल रहा हूँ। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे दोबारा। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे अपनी। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई या ट्राई नहीं किया अभी? सर अभी इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन वगैरह देख रहा था अब तक, ओपन चले सीवी के। ट्राई किया ठीक। था, लेकिन ये कैमरा उल्टा क्यों आ रहा कैमरा है? उल्टा क्यों आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग हाँ। उल्टा है। कैमरा फ्लिप, कैमरा आता है इसमें फ्लिप, फ्लिप आता है। वो भी मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो सही करते हैं। लेकिन वो मैं आज नहीं बताऊँगा, वो मैं बाद में बताऊँगा। आज हम लोग देख लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, सही है। और प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास जैसे आती है, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है। विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज़ होगा ये उस साइज़ में आ जाएगी। ठीक है, कभी बहुत बड़ी आ जाएगी, कभी बहुत छोटी आ जाएगी। विंडो का साइज़ मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस विंडो का साइज़ डिफ़ाइन कर लूँ। ठीक है, तो इसको बंद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा मैंने पी रख दिया था इसका।
ठीक है, इसको वापस क्यू कर दो क्योंकि मुझे क्यू की आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मज़ीद डिक्लेरेशन करते हैं कुछ, एक दे देते हैं फ्रेम की हाइट। ठीक है, पिक्सल्स में इसको बताना होता है, तो हम मिसाल के तौर पे हमने ले लिया भाई पिक्सल्स, असल में जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है ना उस हिसाब से होता है। खैर 480 ले लिया, और इसकी 480 इसकी विद ले लेंगे, और इसकी हाइट ले ली हमने 256 फॉर एग्ज़ाम्पल, और विथ ले ली इसकी 480। ठीक है, जनरली इसी तरह से होता है ना, मोबाइल की स्क्रीन जो होती थी वो ऐसी आ रही होती थी। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ हम लूप में इसको डिफ़ाइन करें, हम लूप से पहले भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कैमरा की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो वीडियो कैप्चर है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के बाद हम फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, इससे पहले हम फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले उसको पता ही नहीं है कि ये फ्रेम क्या है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं चाहूँ कि ये cv.imv शो im शो, ये मैं इससे पहले ऊपर कर दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रेम यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो हाइट हम जो है वो हाइट और इसकी विद मैं यहाँ से बता सकता हूँ इसको। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैम डॉट सेट। सही है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या सेट करना है हमने सेट करना है CV2 का कैप्चर की प्रॉपर्टी को। सही है, कैप्चर CAP_, साइड पे ये इसका सेंटेक्स दिखा भी रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मुझे क्या चेंज करना है, मुझे प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, PROP। सही है, अंडरस्कोर के बाद मुझे क्या चेंज करना है, मुझे चेंज करना है फ्रेम। सही है, ये फ्रेम जो है ये नीचे जो डिफ़ाइन किया हुआ ये वाला फ्रेम नहीं है, ये फ्रेम है साइज़ का। तो अब फ्रेम में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है फ्रेम काउंट, एक आ रहा है फ्रेम हाइट, एक आ रहा है टाइप, एक आ रहा है विड्थ। तो मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है, मुझे हाइट और विड्थ चेंज करनी है ना। तो मैंने यहाँ पे पहले ले लिया हाइट, तो सही है, हाइट ले लिया, कॉमा लगाया। अब इसमें वैल्यू मैं डायरेक्ट भी फीड कर सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर ही इसलिए किया है कि मुझे बार बार जो है वो ऑब्जेक्ट में अपने आगे चेंजिंग ना करनी पड़े, मैं डायरेक्ट वेरिएबल उसका चेंज कर दूँ। तो ये आ गई हाइट। ठीक है, सेम इसी तरह से कैम डॉट सेट ब्रैकेट ओपन CV2 डॉट कैप प्रॉप फ्रेम और विद, कॉमा लगाया और यहाँ पे ले लिया विद। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, विंडो का साइज़ थोड़ा सा चेंज हो गया, इतना शायद पता नहीं चल रहा हो। एक काम करते हैं, विंडो का साइज़ थोड़ा और छोटा कर देते हैं। सही है, हाइट इसकी कर देते हैं 128 और विद इसकी कर देते हैं 256। अब सही है, अब नज़र आ रहा है विंडो का साइज़ थोड़ा सा और वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी विंडो का साइज़ अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये, विंडो की पोजीशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। विंडो की पोजीशन चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, विंडो की पोजीशन, क्योंकि ये विंडो जो है, अब मैं कैप्चर की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेम में हमारे कोई पोजीशन नहीं होती, फ्रेम हमारा फिक्स पोजीशन पे ही आएगा। ठीक है, बट मुझे कैप्चर की जो है, जो कैप्चर से फ्रेम रीड हो रहा है, उसको फिर जो मैं ये कैमरा 1 में शो करवा रहा हूँ, इसकी पोजीशन मुझे चेंज करनी है। सही है, मुझे किसकी पोजीशन चेंज करनी है, इस कैमरे वाली विंडो की।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा cv2 डॉट मूव विंडो, ब्रैकेट ओपन किया, विन नेम पूछ रहा है, ये विन नेम क्या है, कौन सी विंडो जो है वो आपने मूव करनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैमरा, ठीक है। फिर अब इसको बताना है एक्स और वाई उसका, जो इंटीजर्स होंगे, ताकि वो उस पिक्सल्स के हिसाब से उसको मूव करे। तो मैंने यहाँ पे 0 0 दे दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरी स्क्रीन की पहुंच गया, और जो है वो 0 0 इसका ऑर्डिनेट आ गया। अब मैं इसको मूव भी करूँगा तब भी ये उसी पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि लूप कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हर डायनामिक करनी हो तो हर हर स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग सारा अलग हो। सारा पहली क्लास में सीख लो तुम, है सब पहली क्लास में सीख लो। चलना आ नहीं रहा है, भागना है। डायनेमिक करनी है, स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करनी है, फ्रेम रेट चेंज करना है। फ्रेम रेट तो मैं अभी बता देता हूँ, फ्रेम रेट किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। और इसका कोडेक किस तरह से चेंज होगा। सेम इसी तरह से सेट की वो लगेगी, कैम डॉट सेट ब्रैकेट ओपन कैप्चर सॉरी cv2 डॉट कैप्चर अंडरस्कोर प्रॉप अंडरस्कोर, सही है। ये आ गया fps, कॉमा। अब fps बता दो उसको कितने fps देने हैं भाई, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि कितने fps आपको चाहिए, एक नया वेरिएबल लेके। मैं फ़िलहाल यहाँ पे डायरेक्ट डिफ़ाइन कर दिया, मैंने उसको 30 fps चाहिए, तो ये फ्रेम रेट जो है हमारा वो 30 हो जाएगा। इसी तरह से कोडेक जो है वो भी मैं इसका डिफ़ाइन कर सकता हूँ। वीडियो का जो फॉर्मेट होता है बेसिकली, वो मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मुझे ये किस फॉर्मेट में चाहिए। अब क्योंकि मैं पिक्चर ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये कोई पिक्चर के ही फॉर्मेट में होगी। तो cv2 डॉट कैप डॉट सॉरी कैप अंडरस्कोर प्रॉप अंडरस्कोर, अब आ जाएगा 4cc, ठीक है। ये 4cc हम लोग यूज़ करते हैं इसका वो डिफ़ाइन करने के लिए कोडेक, कि क्या वीडियो का फॉर्मेट होगा। अच्छा, कोशिश ये करना है कि आप पूरा कैपिटल में लिखो, क्योंकि एक्चुअल में जो है ना वो कैपिटल ही इसकी वो है। कैपिटल में लिखा हुआ होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो एरर देगा, ठीक है। केस सेंसिटिव, हाँ, केस सेंसिटिव है ना? अ, ये आप जो आपका ओपन सीवी है ना, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसमें जो इसकी कमांड्स हैं ना, वो एक्चुअल में कभी कभी एरर दे देती हैं, हर दफ़ा नहीं देती, कभी कभी दे देती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करना कि जैसे उसका सेंटेक्स आ रहा है बस वो कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ताकि कोई एरर ना आए। cv2 डॉट, अब क्या करना है, वीडियो राइटर हमने बताना है कि भाई वीडियो राइटर जो है हमारा, वीडियो पूरा ही लिखना पड़ेगा, वीडियो राइटर अंडरस्कोर, और यहाँ पे 4 वीडियो राइटर अंडरस्कोर 4cc क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, एक मिनट रुको ज़रा। फोर सी सी, ठीक है।
अच्छा, ये मेरे पास डायरेक्ट उस पर आया नहीं, बट ट्राई करना तो उसी में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4cc डिफ़ाइन करना है कि 4cc हमारा क्या है। तो जो भी फ्रेम हमारे पास आ रहा है उसको जो जो भी ये डिकोड करे उसको करना है डिकोड मूविंग JPG में। ठीक है, क्योंकि हम ज़ाहिर है हम पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम, और उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शो कर रहे हैं, तो वो मूविंग JPG ही हुआ, क्योंकि JPEG आपकी पिक्चर का एक्सटेंशन होता है, और मूविंग जो है वो एनिमेटेड एक वीडियो फॉर्मेट में आ रही है एक के बाद एक, तो वो फॉर्मेट आ गया आपका JPEG का। ठीक है, इसको रन किया मैंने, तो देखो अब थोड़ी सी मेरी वीडियो थोड़ी सी स्मूथ लग रही है मुझे। पहले जो है वो जो उसका डिफ़ॉल्ट जो भी आपका कैमरा होगा उसका डिफ़ॉल्ट कोडेक जो होगा वो उस पर चला रहा होगा। ठीक है, अगर आपने DSLR कोई कनेक्ट किया हुआ है तो वो DSLR का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है .mov उस पर चला रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने इसको मूविंग JPEG में कर दिया, तो देखो अब जो पहले एक हल्का सा लैग आ रहा था वो लैग ख़त्म हो गया और वीडियो मेरी बहुत स्मूथ चल रही है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक काम और भी कर सकता हूँ। वो काम क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी विंडो का कलर चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो। अब क्योंकि फ्रेम का कलर चेंज करना है मुझे एक्चुअल में, तो मैं यहाँ पे एक ग्रे फ्रेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ cv2.cvt कलर, कन्वर्ट कलर। ठीक है, क्या कन्वर्ट करना है, किस चीज़ का कलर जो है वो मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे कलर कन्वर्ट करना है फ्रेम का। ये जो ऊपर जो फ्रेम रीड हो रहा है कैम डॉट रीड से, इसका कलर चेंज करना है। क्या कलर चेंज करना है इसका, मैंने कहा इसका कलर हो जाए cv2 डॉट कलर अंडर स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, बट यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम RGB का ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जनरली बोला जाता है RGB कलर है ये, रेड ग्रीन ब्लू। बट CV2 किस तरह से उसको रिकग्नाइज करता है, CV2 रिकग्नाइज करता है पहले G को। ठीक है, सॉरी B को, BGR, BGR टू ग्रे, GRAY। ठीक है, BGR ब्लू ग्रीन रेड को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, ग्रे में। इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करके अब जैसे ये ग्रे फ्रेम था ना, पहले फ्रेम खाली में शो करवा रहा था, अब मैंने कहा मुझे ग्रे फ्रेम शो करना, रन किया मैंने, तो देखो मेरा फ्रेम जो है वो ग्रे हो गया। थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बड़ा करके इसको सेंटर में ले आता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। 480 256 256 480। ठीक है, अब ये ग्रे स्केल फॉर्मेट में जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही है मेरी पिक्चर अभी जो है। ठीक है, अब टास्क देख लो, टास्क क्या है, टास्क मैं बता देता हूँ। टास्क मैं क्लासरूम पे भी डाल दूँगा, ये टास्क कर लेना। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट जो है ना वो इस ग्रुप में, वो सारे टास्क टाइम पे करके दे देता है, बाकी तो आधे से ज़्यादा तो क्लास लेने आते ही नहीं है, और जो आ जाते हैं तो वो भी टास्क उनके नहीं आते फिर। ठीक है,
तो ये टास्क मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा ताकि फिर सबके टास्क आएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने क्लासरूम पे टास्क डाले थे तो सब करके दे रहे थे, फिर जब मैंने बोल दिया कि व्हाट्सएप कर देना मुझे तो सब ने छोड़ दिया। अब टास्क ये है, मुझे चाहिए 4 विंडोज़। 4 विंडोज़ मुझे किस तरह से चाहिए, एक विंडो चाहिए मुझे कलर, फिर एक ग्रे, फिर एक कलर, फिर एक ग्रे। मतलब जैसे ग्रिड फॉर्मेट होता है ना, पहले एक कलर, फिर एक ग्रे, फिर जो है वो एक ग्रे, फिर एक कलर, इस तरह से ग्रिड फॉर्मेट में चाहिए। तो वो चीज़ जो है वो कोशिश करना क्रिएट करने की। पोजीशन किस तरह से चेंज करनी है मैंने बता दिया, विंडो किस तरह से शो करनी है मैंने बता दिया, कलर कैसे चेंज होगा मैंने बता दिया, मैंने फॉर्मेटिंग हाइट और विड्थ कैसे सेट होगी वो बता दिया, एफपीएस और जो उसका कोडेक है वो किस तरह से सेट होगा वो बता दिया। मूविंग जेपैग ही यूज़ करना, MP4 MOV यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हैवी हो जाती है फाइल। हमने जो है वो 4 विंडोज़ हमको डिस्प्ले करवानी है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है उस पर लोड आ जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों ने करके मुझे शेयर करनी है, सही है। क्यू प्रेस करो तो वो एंड हो जाए सॉफ्टवेयर, या कोई भी कीबोर्ड में कोई भी की पे आप वो कर सकते हो, बट उसको इसी तरह से रखना है कि डिसेंट वे में एक वो एग्ज़िट करे। वो इस तरह से ना हो कि वो जैसे ही आपने रन किया हो और वो हैंग हो जाए, ठीक है। वो एक डिसेंट वे में, जैसे कैमरा मेरा रिलीज़ हो गया, अब मैं अगर किसी और जगह पे ये कैमरा यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट अगर सॉफ्टवेयर मेरा रन हो रहा होगा तो कैमरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो फिर किसी और जगह पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया टास्क सबको क्या करना है? Yes, got it. ठीक है। बाकी रहा सवाल कि विंडो जो है वो डायनेमिक रखना चाहे तो मतलब यूज़र अपने हिसाब से सेट कर सके उसको, या यूज़र जो है उसकी हाइट विड्थ अपने हिसाब से चेंज कर सके, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना वो विंडो की हाइट और विड्थ एडजस्ट नहीं कर रहे, हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कैमरा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और विड्थ, ठीक है। और बताऊंगा वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आप डायनामिक, जाहिर है सॉफ्टवेयर हम जो है वो बना रहे हैं तो यूज़र इनपुट जितना ज़्यादा ले सकें उतना ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर हमारा बनेगा, सही है। हर चीज़ हमने अगर यूज़र को देनी है तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हमारा बनेगा। क्लियर है? चलो वाइंड अप करते हैं क्लास, 3:30 हो गए हैं, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। कल मज़ीद इसके ओपन सीवी के कुछ फंक्शंस देखेंगे, और हो सकता है कल मैं आपको फेस डिटेक्शन किस तरह से करनी है वो भी बता दूं। तो जो है डिपेंडिंग ऑन टाइम, अगर कल की क्लास में टाइम होता है तो बता दूंगा। जी बिल्कुल हमज़ा, मैं क्लासरूम में जो है वो अपलोड कर दूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।